नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका एबीपी गंगा में। आप देख रहे हैं पहाड़ प्रभात और आपके साथ मैं हूं कौशल सेठ। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। ऋषिकेश से ये बड़ी खबर आ रही है, जहां अस्थायी वैकल्पिक पुल तेज बारिश के बाद बह गया है। रानी पोखरी डोईवाला के बीच आवाजाही पूरी तरह से बंद हो गई है। देर रात जाखन नदी में ज्यादा पानी आने से वैकल्पिक अस्थायी पुल बह गया। रानी पोखरी पुल टूटने के बाद इस अस्थायी पुल को बनाया गया था और अब ये पुल भी बह गया। ये तस्वीरें देखिए, जो नदी है जाखन नदी, उसमें कितना तेज बहाव था कि वैकल्पिक पुल जो रानी पोखरी पुल के टूटने के बाद बनाया गया था लोगों की आवाजाही के लिए, वो वैकल्पिक पुल, अस्थायी पुल, वो भी पानी के बहाव में बह गया। तो रानी पोखरी डोईवाला के बीच आवाजाही पूरी तरह से बाधित हो गई है। देर रात जाखन नदी में ज्यादा पानी आने से पुल बह गया। रानी पोखरी पुल टूटने के बाद इस अस्थायी पुल का निर्माण किया गया था, लेकिन पानी का बहाव इतना तेज जाखन नदी में कि ये अस्थायी पुल भी बह गया। एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं हम। तो देर रात जाखन नदी में ज्यादा पानी आने से जो वैकल्पिक पुल बनाया गया था वो भी बह गया। फिर ये जाखन नदी है, इसका कोई पता नहीं, ऊपर बारिश हो, इसका मतलब बढ़िया वाली। असल में क्या हुआ है, जन्माष्टमी को तो जो बारिश हो रही है पहाड़ों पर, उसकी वजह से जाखन नदी उफान पर है और इतनी तेज रफ्तार में ये जाखन नदी बह रही है कि अस्थायी पुल जो बनाया गया था रानी पोखरी पुल के टूटने के बाद, वो पुल भी इस नदी के बहाव में बह गया। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें एबीपी गंगा पर हम आपको दिखा रहे हैं ऋषिकेश से। रानी पोखरी डोईवाला के बीच आवाजाही अब पूरी तरह से बंद हो गई है, क्योंकि देर रात जाखन नदी में ज्यादा पानी आने से जो अस्थायी वैकल्पिक पुल बनाया गया था लोगों की आवाजाही के लिए, वो पुल बह गया है। ज्यादा बारिश की वजह से नदी उफान पर है और नदी का बहाव इतना तेज था कि अस्थायी पुल बह गया। रानी पोखरी पुल टूटने के बाद इस अस्थायी वैकल्पिक पुल को तैयार किया गया था जिससे लोग आवाजाही कर सकें, लेकिन अब उनकी परेशानी और बढ़ गई। प्रमोद नौटियाल हमारे संवाददाता ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए। प्रमोद, एक तो वैसे ही रानी पोखरी पुल टूटने से लोगों की मुश्किलें बढ़ी हुई थी, एक अस्थायी वैकल्पिक पुल तैयार किया गया लेकिन वो भी जाखन नदी के बहाव में बह गया। जी, ये देर रात जो बारिश हुई है उससे ये वैकल्पिक पुल जो है बह गया और इसमें मतलब काफी जो इस समय अस्थायी पुल बनाने के लिए जो इक्विपमेंट है वो भी पानी के उसमें बह गए। प्रशासन को ये उम्मीद नहीं थी कि इतना ज्यादा पानी आ जाएगा और जब ये 27 अगस्त को ये पुल बहा था तो उसके बाद से क्योंकि ये देहरादून और रानी पोखरी का पूरा वो संपर्क मार्ग टूट गया था, इसीलिए ये वैकल्पिक एक अस्थायी वो बनाया गया था जिसके नीचे पाइप लगाए गए थे ताकि पानी बह जाए। लेकिन देर रात जो इतनी तेज बारिश हुई कि वहाँ पे पूरा पानी ज्यादा तेज बहाव से आया और जो ये अस्थायी इन्होंने सड़क बनाई थी, उसको पुल नहीं एक सड़क कहेंगे क्योंकि ये आवाजाही के लिए एक वैकल्पिक सड़क बनाई जा रही थी, पूरी सड़क बह गई और जो उसमें वो थे पानी के टैंक वैंक वो सब बह गए। तो अब प्रशासन ने इस मार्ग को पूरी तरह से बंद कर दिया है, इसमें आवाजाही पूरी तरह से प्रतिबंधित है। तो और दूसरी व्यवस्था क्या कुछ कर सकते हैं अधिकारी, इस बारे में बात हुई है? जी देखिए, अभी तक जो इनसे अधिकारियों से जो बात हुई है ये है, अब भानिया वाले से छिदरवाला होते हुए नेपाली तिराहे पर मिलेंगे। करीब 20 किलोमीटर का अतिरिक्त सफर तय करना पड़ेगा अब यात्रियों को, क्योंकि पहले भी बसें इधर से ही जा रही थी तो किराया भी बढ़ाया गया था, लोगों पे भार बढ़ गया था क्योंकि किराया महंगा हो गया था देहरादून आने जाने का। एकमात्र वैकल्पिक मार्ग ये नेपाली तिराहे का था, लेकिन उसमें यातायात का बहुत दबाव है क्योंकि सड़कें संकरी हैं और यातायात का दबाव है, तो जाम की स्थिति बनी रहती है। यहाँ से और श्यामपुर तक जाने के लिए ही यात्रियों को करीब 1.5 घंटे तक ये सफर तय करना पड़ता है। चलिए, फिलहाल लोगों की मुश्किलें बढ़ गई हैं प्रमोद, लेकिन ये तस्वीरें हम दिखा रहे हैं जो वैकल्पिक रास्ता जो हमारे संवाददाता बता रहे हैं, उस पर जो पानी का ये टैंकर था और देखिए कैसे बह गया नदी के बहाव में। रानी पोखरी पुल के टूटने के बाद जो वैकल्पिक रास्ता बनाया गया था लोगों की आवाजाही के लिए, वो बह गया है और ये जाखन नदी में पानी का टैंकर बहता हुआ दिखाई दे रहा है। ये तस्वीरों को देखिए, एक्सक्लूसिव तस्वीरें एबीपी गंगा पर। तो पानी का, नदी का, जो जाखन नदी का उसका बहाव कितना तेज था उसका अंदाजा लगा सकते हैं। पानी का एक टैंकर आपको बहता हुआ दिखाई दे रहा होगा। चलिए प्रमोद, बहुत शुक्रिया आपका, नजर बनाए रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, रुद्रप्रयाग से बड़ी खबर। जिले में देर रात से हो रही है मूसलाधार बारिश और ऋषिकेश बद्रीनाथ हाईवे 3 जगह पर बंद हो गया है। शिवनंदी, सिरोपगढ़ और नरकोटा में मलबा आ गया है। नेशनल हाईवे पर सैकड़ों गाड़ियां फंसी हुई हैं। हाईवे खोलने के लिए विभाग की मशीनें अभी नहीं पहुंची हैं और सड़क पर खड़े लोग परेशान हो रहे हैं क्योंकि देर रात से मूसलाधार बारिश हो रही है और बारिश की वजह से सड़क पर मलबा आ गया है पहाड़ से और उसके चलते जाम लग गया है। गाड़ियां जहां की तहां रुकी हुई हैं और
रास्ते को खोलने का अभी इंतजाम नहीं हो सका है। जो मशीनें हैं जो पत्थरों को तोड़कर रास्ता को खोलेंगी, वो मशीनें नहीं पहुंची हैं। शिवनंदी स्वरूपगढ़ में मलबा आया है 3 जगह पर। ऋषिकेश बद्रीनाथ हाईवे बंद पड़ा है। रुद्रप्रयाग की ये तस्वीरें हैं। हाईवे को खोलने के लिए विभाग की मशीनें नहीं पहुंची हैं। देखिए किस तरह से जो गाड़ियां हैं जहां की तहां खड़ी हुई हैं, क्योंकि सड़क पर मलबा है। ऋषिकेश बद्रीनाथ हाईवे 3 जगह पर बंद हुआ है। शिवनंदी स्वरूपगढ़ और नरकोटा में मलबा आया है। तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं पहाड़ से किस तरह से मलबा हाईवे पर आया है। चलिए जोशीमठ का रुख कर लेते हैं। बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग जोशीमठ में बंद हो गया है। भारी बारिश के चलते पागल नाला में भारी मलबा आ गया है। पागल नाला एक ऐसी जगह है जोशीमठ में जो बार बार वहां पर मलबा आ रहा है और लोगों की परेशानियों को बढ़ा रहा है। बीते कई दिनों से पागल नाले में पानी आने से लगातार बद्रीनाथ हाईवे बाधित हो रहा है। और ये तस्वीरें देखिए, मलबा कितनी तेजी से बह रहा है सड़क पर। ये जगह है जोशीमठ में पागल नाला, यहाँ पर बार बार मलबा आ रहा है और इसकी वजह से जो बद्रीनाथ हाईवे है वो बाधित हो रहा है। पिछले कई दिनों से लगातार हम ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जब पागल नाला में मलबा आ रहा है और इसकी वजह से जो गांव हैं उनमें भी खतरा पैदा हो रहा है। और इन्हीं हालातों से जुड़ी एक बड़ी खबर आपको बता दें, आज भी उत्तराखंड में बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। पहाड़ी क्षेत्रों के लिए मौसम विभाग ने चेतावनी जारी की है। टिहरी और उत्तरकाशी के लिए मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है भारी बारिश का। इसके अलावा चमोली, रुद्रप्रयाग और बागेश्वर में भी भारी बारिश की आशंका मौसम विभाग ने जताई है। बारिश और भूस्खलन का दौर कई जिलों में जारी है और अभी भी लोगों को इससे निजात मिलती दिखाई नहीं दे रही है। मौसम विभाग लगातार चेतावनी, लगातार अलर्ट जारी कर रहा है तमाम जिलों में भारी बारिश का। पहाड़ी क्षेत्रों में भारी बारिश हो सकती है, मौसम विभाग ने इस तरह की चेतावनी जारी की है। टिहरी में नागनी के पास भीषण लैंडस्लाइड हुआ है। चट्टान गिरने से नेशनल हाईवे 94 बंद हो गया। नागनी के पास एक चट्टान टूट गई और सड़क पर भारी मलबा आ गिरा। लगातार हाईवे पर कई जगहों पर मलबा और बोल्डर गिर रहे हैं और ये तस्वीरें देखिए, लगभग आधा पहाड़ टूटकर सड़क पर आ गया। कितनी बड़ी बड़ी चट्टानें हैं देखिए, ये सड़क पर आई है। गनीमत ये रही कि कोई गुजर नहीं रहा था इन रास्तों पर, वरना उसका क्या हश्र होता, ये सोचकर भी रूह कांप जाती है। तस्वीरें देखिए, कितनी बड़ी बड़ी चट्टानें हैं जो टूटकर हाईवे पर गिरी हैं। NH 94 है नागनी के पास, ये लैंडस्लाइड हुआ है। पहाड़ से बड़ी बड़ी चट्टानें और मलबा NH 9 पर आ गिरा। हालांकि एक स्कूटी सवार आपको दिख रहा होगा, वो किस तरह से तेजी से जान बचाकर वहां से भागा है। ये तस्वीरें चलिए अब एक और बड़ी खबर आपको बता दें। उत्तराखंड में एक हफ्ते के लिए फिर बढ़ा है कोविड कर्फ्यू। अब 14 सितंबर तक कोविड कर्फ्यू जारी रहेगा। कर्फ्यू के दौरान पुरानी शर्तों को बरकरार रखा गया है। प्रदेश में आने वालों को स्मार्ट सिटी पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन कराना जरूरी होगा। वैक्सीन की दोनों डोज लगवाने वालों को छूट रहेगी आवाजाही की। तो 14 सितंबर तक कोविड कर्फ्यू बढ़ा दिया गया है। एक हफ्ते के लिए और कोविड कर्फ्यू बढ़ाया गया है उत्तराखंड में। हालांकि जो पुरानी शर्तें हैं वो बरकरार रखी गई हैं। जो बाहरी राज्यों से आने वाले लोग हैं वो स्मार्ट सिटी पर पहले पोर्टल पे रजिस्ट्रेशन कराएंगे और कोरोना की 72 घंटे पुरानी नेगेटिव रिपोर्ट उन्हें RT-PCR की दिखानी होगी। इसके अलावा वैक्सीन की अगर उन्होंने दोनों डोज लगवा ली है तो उसका सर्टिफिकेट भी दिखाना होगा। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, उत्तराखंड में एक हफ्ते के लिए फिर बढ़ा है कोविड कर्फ्यू। अब 14 सितंबर तक मियाद कर दी है कोविड कर्फ्यू की। हालांकि शर्तें वही रहेंगी जो पुरानी शर्तें थी। कर्फ्यू के दौरान पुरानी शर्तों को बरकरार रखा गया है। चलिए अब कुछ और खबरों का रुख कर लेते हैं और बात करते हैं एक और बड़ी खबर की। स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने की कोशिश है उत्तराखंड में और बेहतर स्वास्थ्य व्यवस्था के लिए आज एक बड़ा कार्यक्रम रखा गया है। सीएम पुष्कर सिंह धामी इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। स्वास्थ्य विभाग की योजनाओं को लेकर इसमें मंथन होगा और इसमें विधायक, सांसद, मंत्री और तमाम अधिकारी विभाग के शामिल होंगे और कोरोना की संभावित तीसरी लहर पर इसमें मंथन होगा, राय रखी जाएगी। तो स्वास्थ्य विभाग की योजनाओं को लेकर मंथन होगा, कोरोना की संभावित तीसरी लहर पर राय रखी जाएगी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी इसमें शामिल होंगे। मंत्री, विधायक, सांसद और स्वास्थ्य विभाग के तमाम अधिकारी इसमें शामिल होंगे। दो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं और समझा रहे हैं इस खबर को। स्वास्थ्य सेवा बेहतर बनाने के लिए कार्यक्रम में मुख्यमंत्री इसमें शामिल होंगे और कोरोना की जो संभावित तीसरी लहर है उसको लेकर इस बैठक में
जो तमाम माननीय हैं वो अपनी राय रखेंगे, उस पर चर्चा होगी, उस पर मंथन होगा। स्वास्थ्य सेवाएं प्रदेश में कैसे बेहतर हों उसको लेकर आज एक बड़ा कार्यक्रम है और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी इसमें शामिल होंगे। विनोद हमारे संवाददाता देहरादून से हमारे साथ जुड़ गए। विनोद का रुख करते हैं। विनोद, उत्तराखंड में स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर राजनीति लगातार जारी है और एक बार फिर विपक्ष भी लगातार सरकार को घेर रहा है। आज मुख्यमंत्री एक बड़ी बैठक, बड़े कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं स्वास्थ्य विभाग के, जिसमें तमाम योजनाओं पर चर्चा होगी और क्या कुछ रहने वाला है, इसकी रूपरेखा क्या होगी कार्यक्रम की? बिल्कुल बिल्कुल कौशल, देखिए काफ़ी महत्वपूर्ण ये कार्यक्रम है और राज्य सरकार में जितनी भी स्वास्थ्य की स्कीम्स हैं उनको लेकर, यानी बेहतर से बेहतर उनका क्रियान्वयन हो, उसको लेकर एक कार्यशाला का आज आयोजन किया गया है, जिसका नाम स्वास्थ्य संवाद 2021 रखा गया है। लिहाजा इसमें यह भी महत्वपूर्ण है कि सरकार के मंत्री, सांसद या फिर अन्य तमाम जितने भी नेता हैं वो तो आएंगे ही, लेकिन इसमें विपक्ष के नेता भी यहाँ पर बुलाए गए हैं, जिसमें प्रीतम सिंह यानी नेता प्रतिपक्ष प्रीतम सिंह भी यहाँ मौजूद होंगे और अपने अपने सुझाव भी इस कार्यक्रम में रखे जाएंगे। और ये भी मैं बताऊँ कि जिस तरह से अलग अलग बीमारियों को लेकर योजनाएँ चल रही हो, चाहे टीबी हो, डेंगू हो, HIV हो या फिर उसके बाद में जिस तरह से कोविड काल का दौर चला है, उसको लेकर भी जो ये योजनाओं को संचालित कर रहे हैं, यानी जो बड़े अधिकारी होंगे वो अपना प्रेजेंटेशन देंगे, आखिरकार योजना किस तरीके से उत्तराखंड में धरातल पर है। इसके अलावा जो भी सांसद होंगे, मंत्री होंगे और मेयर हैं, उसके साथ साथ विधानसभा अध्यक्ष हैं, मुख्यमंत्री खुद यहाँ मुख्य अतिथि के रूप पर 11 बजे पहुँचेंगे और इसके बाद में सबसे इस परिचर्चा में संवाद होगा, आखिरकार कौन कौन से सुझाव यहाँ पर मंत्री और माननीय दे सकते हैं, उनके लिए भी ये कार्यक्रम रखा गया है। और सबसे महत्वपूर्ण ये है कि बेहतर से बेहतर स्वास्थ्य जो योजनाएं हैं उनका अच्छे से क्रियान्वयन उत्तराखंड में हो और कोविड। बिल्कुल कौशल, देखिए मैं आपको तस्वीरें दिखाऊं कि पूरी तैयारी इस कार्यक्रम की हो गई है और स्वास्थ्य संवाद 2021 इस कार्यक्रम का नाम दिया गया है। और उसमें ये देखिए कि प्रेमचंद अग्रवाल, प्रीतम सिंह, धन सिंह रावत और मुख्यमंत्री के साथ साथ जितने भी यहाँ उत्तराखंड के सांसद हैं, चाहे राज्यसभा सांसद हो या फिर लोकसभा सांसद हो, उनको भी आमंत्रित यहाँ पर किया गया है। नेता प्रतिपक्ष को भी यहाँ पर इनवाइट किया गया है और जितने भी यहाँ मैंने जैसे बताया कि डेंगू हो या फिर HIV हो, TB हो या कोविड काल के दौरान जो कोविड काल का दौर सबने देखा है, उस पर अलग अलग अधिकारी की जिसको स्कीम्स की जिम्मेदारी है वो अपना विभाग का प्रेजेंटेशन देगा और योजनाओं को बताएगा, आखिरकार उत्तराखंड में किस तरीके से ये योजना उत्तराखंड में धरातल पर लाई गई है। और उसके साथ साथ मुख्यमंत्री यहाँ पर 11 बजे पहुँचेंगे और उसके बाद ही तमाम ये संवाद होगा, परिचर्चा होगी, आखिरकार बेहतर से बेहतर सभी योजनाओं का अच्छे से क्रियान्वयन उत्तराखंड में सभी योजनाओं का हो। कौशल, बिल्कुल विनोद, अब देखने वाली बात होगी कि जो इसका नाम दिया गया कार्यक्रम का स्वास्थ्य संवाद 2021, इसमें सत्ता पक्ष के लोग भी शामिल होंगे, मुख्यमंत्री इसमें शामिल होंगे, विपक्ष भी इसमें शामिल होगा और क्या चर्चा परिचर्चा होती है, उससे क्या निकलता है, ये देखने वाली बात होगी। आप नजर बनाए रखिएगा। फिलहाल इस जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया विनोद आपका। आगे बढ़ते हैं। मुख्यमंत्री के आज कई कार्यक्रम हैं, वो भी आपको बता देते हैं। आज 11 बजे पैसिफिक होटल पहुंचेंगे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और यहां स्वास्थ्य विभाग की ओर से जो वर्कशॉप है स्वास्थ्य संवाद 2021, उसमें शामिल होंगे। दोपहर 12:30 बजे सचिवालय पहुंचेंगे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। यहां पर सचिवालय में शासकीय काम निपटाएंगे सीएम और शाम 5 बजे सचिवालय में सीएम की अध्यक्षता में एक बैठक भी होगी, जिसमें कृषि, उद्यान, सहकारिता और पशुपालन विभाग की समीक्षा होगी। इसके अलावा मत्स्य विभाग और दुग्ध विकास की भी समीक्षा बैठक होगी। तो मुख्यमंत्री का काफी बिजी शेड्यूल आज का। रुद्रपुर में कांग्रेस की परिवर्तन यात्रा का समापन हो गया है। यहां जब यात्रा पहुंची तब कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने यात्रा का स्वागत किया। इस दौरान पूर्व सीएम हरीश रावत ने कहा कि अगर 2022 में कांग्रेस सत्ता में काबिज होगी तो 2014 से 2017 तक चलाई गई तमाम योजनाओं को दोबारा शुरू किया जाएगा। इसके अलावा वो केंद्र और राज्य सरकार के खिलाफ भी जमकर बचे। मैं सिपाही हूँ, पार्टी लड़ कहेगी लड़ूंगा, पार्टी लड़ाऊ कहेगी लड़ाऊंगा, ये दोनों करो कहेगी दोनों करूंगा, पार्टी का जो आदेश हमारा परिवर्तन का दौर चल रहा है। धन्यवाद सर। आज उत्तराखंड में एक चीज़ साफ तौर से जो देखने में मिली है वो ये है कि लोग परिवर्तन के लिए तैयार हैं और जैसा कि गोदयाल जी कह रहे थे, तो भारतीय जनता पार्टी का कोई हक नहीं है कि जन आशीर्वाद के लिए वो यात्रा के रूप में निकले, क्योंकि लोग आशीर्वाद किस बात का दें, बेरोजगारी के लिए दें या जिस तरीके से भ्रष्टाचार उन्होंने किया 4.5 साल में उसके लिए आशीर्वाद दें।
चलिए अब एक और बड़ी और अहम खबर आपको बता दें। अगर आप मसूरी घूमने जा रहे हैं तो उससे पहले इस खबर को जानना आपके लिए बहुत जरूरी है। मसूरी घूमने आ रहे पर्यटकों पर जिला प्रशासन सख्त हो गया है। वीकेंड पर आ रहे पर्यटकों के 2 व्हीलर्स की एंट्री पर बैन लगा दिया गया है। 72 घंटे पहले की कोविड रिपोर्ट भी पर्यटकों को दिखानी होगी और मसूरी में होटल की बुकिंग अगर कराई है तो उसका सबूत भी दिखाना होगा। डीएम देहरादून आर राजेश कुमार ने इसके आदेश जारी कर दिए हैं। तो ये काफी अहम जानकारी। अगर आप मसूरी जा रहे हैं और 2 व्हीलर से जा रहे हैं तो 2 व्हीलर की एंट्री पर बैन लगा दिया गया है मसूरी में। उधर मसूरी में नगर पालिका परिषद के कर्मचारी संघ ने काला फीता बांधकर अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन किया। कर्मचारियों का कहना है कि उनकी 8 मांगे हैं जो जल्द से जल्द पूरी की जाएं। कर्मचारियों ने 19 सितंबर तक अल्टीमेटम दिया है और 20 सितंबर से आंदोलन करने की बात कही है। तो मांगे पूरी नहीं हुई तो 20 सितंबर से आंदोलन करेंगे। कर्मचारी संघ ने प्रदर्शन किया है। नगर पालिका परिषद के कर्मचारी संघ का प्रदर्शन हुआ है, काला फीता बांध का प्रदर्शन किया है और यह भी कहा है कि 20 सितंबर तक अगर उनकी मांगे पूरी नहीं हुई, 8 सूत्रीय मांगों को लेकर प्रदर्शन किया गया। अगर 20 सितंबर तक मांगे पूरी नहीं हुई तो वो आगे उग्र आंदोलन करेंगे। नगर पालिका परिषद मसूरी के कर्मचारी अपनी 8 सूत्रीय मांगों के संबंध में आज से काला फीता बांधकर विरोध राज्य सरकार के विरुद्ध प्रदर्शन कर रहे हैं और 9 तारीख से 9 और 10 को 1 घंटे का 10 से 11 बजे तक धरना प्रदर्शन का कार्यक्रम है। 13 तारीख को समस्त कर्मचारी मसूरी नगर पालिका के अपना 1 दिन का सामूहिक अवकाश पे रहेंगे और 14 तारीख से 19 तारीख तक समस्त कर्मचारी धरना प्रदर्शन के कार्यक्रम में रहेंगे। कार्मिक धरना। मठ में तीर्थ पुरोहितों का प्रदर्शन जारी है। बद्रीनाथ धाम की यात्रा शुरू करने की मांग को लेकर तीर्थ पुरोहितों ने प्रदर्शन किया। तीर्थ पुरोहित ने मुंडन कराया और इस बीच पुलिस और स्थानीय लोगों के बीच झड़प भी हुई। मंदिर जा रहे श्रद्धालुओं को रोकने पर विवाद हुआ, जिसके बाद गुस्साए लोगों ने बैरिकेडिंग तोड़ दी और ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। तीर्थ पुरोहित और पुलिस कर्मियों के बीच जब कहा सुनी हुई, बहस हुई, उसकी ये तस्वीरें। बद्रीधाम की यात्रा शुरू करने की मांग को लेकर प्रदर्शन किया गया। ये तस्वीरें आप देखिए, तीर्थ पुरोहित ने अपना मुंडन तक कराया। जसबीर मेहता जिंदाबाद। उत्तराखंड में 4 धाम यात्रा शुरू न होने को लेकर आम आदमी पार्टी ने सरकार पर हमला बोला है। आम आदमी पार्टी का आरोप है कि प्रदेश में 4 धाम यात्रा को छोड़कर सभी यात्राएं चल रही हैं। कांग्रेस परिवर्तन यात्रा निकाल रही है तो भाजपा की जन आशीर्वाद यात्रा जारी है, लेकिन 4 धाम यात्रा पर किसी का ध्यान नहीं है। कि कांग्रेस की यात्रा चल रही है, भारतीय जनता पार्टी की यात्रा चल रही है, लेकिन लोग जिस यात्रा को चाहते हैं, 4 धाम यात्रा होनी चाहिए, वो यात्रा बंद है। तो ये बड़ा इस प्रदेश की विडंबना है कि राजनीतिक यात्रा तो चलेंगी, लेकिन जिस यात्रा से लोगों का जीवन यापन होता है, जिस यात्रा से लोगों की आस्था जुड़ी है, वो यात्रा बंद है। तो इस देश में, इस प्रदेश में अलग ही एक तरीके का माहौल है कि आप देखेंगे कि कांग्रेस की यात्रा है, भारतीय जनता पार्टी की यात्रा है, 4 धाम यात्रा बंद है। जोशीमठ में 74 साल बाद आईटीबीपी ने माउंट बलबला पर तिरंगा फहराया। 46 सदस्यीय टीम ने 4 आईटीबीपी के जवानों ने मिशन में कामयाबी हासिल की। आईटीबीपी की 46 सदस्यीय दल को 6 अगस्त को आईटीबीपी की डीआईजी अपर्णा सिंह ने हरी झंडी दिखाकर प्रथम वाहिनी सुनील से रवाना किया था और पर्वतारोहण दल को उन्होंने रवाना किया था। माउंट बलबला पीक 6416 मीटर और 21050 फीट की ऊंचाई पर है। इससे पहले इस पर्वत को स्विट्जरलैंड की एक्सपीडिशन दल ने 25 अगस्त 1947 को फतेह किया था।